स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। साथियों, आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र को पढ़ेंगे। जो साथी भारतीय काव्य शास्त्र का क्लास नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भारतीय काव्य शास्त्र का भी जो वीडियो लिंक है वो दिया हुआ है, जहां से आप भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ने के बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र को। आज हम इस क्लास में पश्चिमी देश के जितने भी काव्य चिंतक हैं उनका काव्य के प्रति जो विचार है उन विचारों को आज हम पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। सभी विद्यार्थी क्लास से जुड़ जाएंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत पश्चिमी देशों के चिंतकों द्वारा काव्य के प्रति किए गए चिंतन का अध्ययन किया जाता है। यानी पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम पश्चिमी देश के जो भी काव्य चिंतक है उनका काव्य के प्रति जो चिंतन किया गया है उसी का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा, काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र भी कहा जाता है। ये बात हम भारतीय काव्य शास्त्र में भी चर्चा कर चुके हैं। यानी काव्य शास्त्र साहित्य शास्त्र एक ही है। या चिंतन शास्त्र भी कहा जाता है। यानी तीनों चीज कहा जाता है, काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र और चिंतन शास्त्र। ये सभी काव्य शास्त्र के ही अलग अलग नाम है। पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा का जो विकास है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व से माना जाता है। एकक बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की चिंतन की शुरुआत जो है यूनान से माना जाता है। यानी सबसे पहले जो काव्य के प्रति जो पश्चिमी देश के जो चिंतक थे, सबसे पहले यूनान के काव्य चिंतकों ने काव्य के प्रति अपना विचार प्रस्तुत किए। इसीलिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र का जो चिंतन है, यानी काव्य के प्रति जो चिंतन है, इसकी जो शुरुआत हुई थी यूनान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? यूनान से। अब यूनान के कौन कौन काव्य चिंतक थे? तो प्लेटो, नाम सुने ही होंगे, अरस्तु, लोंजाइनस, ये यूनान के रहने वाले काव्य चिंतक थे। कौन कौन? तो प्लेटो, अरस्तु और लोंजाइनस। परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि प्लेटो कहाँ के रहने वाले थे, अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे, या लोंजाइनस कहाँ के रहने वाले थे। ये तीनों जो हैं ये तीनों यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। इसके बाद देखिए वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड इंग्लैंड के काव्य चिंतक थे। और भी हैं क्रोचे जो थे वो इटली के रहने वाले काव्य चिंतक थे। और टीएस इलियट जो हैं वो अमेरिका के रहने वाले थे। तो यहाँ सभी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं कि क्रोचे कहाँ के रहने वाले थे, कॉलरिज कहाँ के रहने वाले थे, रिचर्ड कहाँ के रहने वाले थे, अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जिनका जहाँ से जुड़े हुए थे सबके बारे में हम चर्चा कर दिए। अब आगे देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का व्यवस्थित रूप में साहित्य लोचन की पहली झलक प्लेटो की रचना इयोन में मिलती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में जो पहली जो आलोचना है वो किसमें मिलती है? तो प्लेटो की रचना इयोन में मिलती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ जितने देशों के जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं, यूनान के, इंग्लैंड के, इटली के और अमेरिका की चर्चा किए, तो ये सभी जो देश है ये सभी पश्चिमी देश हैं। क्या हैं? पश्चिमी देश हैं। अतः जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र को ये पाश्चात्य जो यहाँ लगा हुआ है, पश्चिमी देश के कारण यहाँ पाश्चात्य लगा हुआ है। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को एक और नाम से भी जाना जाता है, यूरोपीय काव्य शास्त्र। किस नाम से जाना जाता है? तो यूरोपीय काव्य शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, ये भी चर्चा है कि प्लेटो से पहले भी कुछ सिद्धांत थे प्रचलन में, तो उन सभी सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रेरणा के सिद्धांत में क्या है? इसमें यह बताया गया है कि कवि के अंदर जो देवीय, यहाँ दैवी होगा, दैवी कृपा जो होती है, यानी देवी कृपा के कारण ही वो क्या करता है? काव्य रचना कर पाता है। यानी कवि जो है वो काव्य रचना देवी कृपा के कारण ही कर पाता है। अनुकरण का सिद्धांत में कवियों द्वारा नकल करने की बात की गई है। क्या की गई है? कवियों द्वारा नकल करने की बात कही गई है। विरेचन का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत को चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत? तो चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत विरेचन के सिद्धांत को रखा जाता है।
अब हम चलते जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से आपको परीक्षा में अधिकतर प्रश्न आने की संभावना है। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जितने भी चिंतक हैं, जितने भी हैं विचारक, उनकी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किनका, तो प्लेटो का। सबसे पहले किनका चर्चा करते हैं, प्लेटो का। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो 427 ईसा पूर्व एथेंस यूनान में हुआ था। इनका मृत्यु 347 ईसा पूर्व एथेंस यूनान में ही हुआ था। इनके गुरु कौन थे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। क्या नाम था, सुकरात। इनका मूल नाम क्या था, यानी प्लेटो का देखिए मूल नाम भी पूछ सकता है कि प्लेटो का मूल नाम क्या था। तो प्लेटो का जो मूल नाम है अरिस्तोक्लिस जो है, इनका क्या था, मूल नाम था। अन्य नाम प्लाटोन के नाम से भी जाने जाते हैं और अफलातून के भी नाम से प्लेटो जाने जाते हैं। अब प्लेटो से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षा की दृष्टि से, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं, उन सभी का चर्चा हम करते हैं। प्लेटो प्रत्ययवादी काव्य चिंतक थे। क्या थे, प्रत्ययवादी काव्य चिंतक थे। प्लेटो ने किस सिद्धांत को दिया था, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखना। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो अनुकरण का जो सिद्धांत है वो प्लेटो ने दिया है। किसने दिया है, प्लेटो ने अनुकरण का सिद्धांत दिया है। इन्होंने कला को अनुकरण यानी नकल, अनुकरण का मतलब क्या होता है, नकल करना, यानी इन्होंने कला को अनुकरण का अनुकरण कहा है। क्या कहा है, तो प्लेटो ने कला को अनुकरण का अनुकरण कहा है और कला को सत्य से 3 गुना दूर कहा है। और उन्होंने माना कि जो कला है वो कला अनुकरण का अनुकरण है और सत्य से कितनी गुनी दूरी पर है, तो 3 गुनी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्लेटो के प्रत्ययवादी विचारधारा के अनुसार प्रत्यय ही चरम सत्य है, शाश्वत और अखंड है। यानी प्लेटो का जो प्रत्ययवादी विचारधारा है उसके अनुसार प्रत्यय ही क्या है, तो चरम सत्य है, यानी चरम सत्य है, शाश्वत है और अखंड है। इसीलिए उन्होंने प्रत्ययवादी विचारधारा को लेकर वे चले आगे। प्लेटो ने अनुकरण को असत्य माने हैं, इसमें मिथ्या तत्व रहता है। यानी प्लेटो ने अनुकरण का सिद्धांत भी दिए हैं और अनुकरण को असत्य माने हैं और इसमें उनको माना मिथ्या तत्व रहता है। प्लेटो के अनुसार कवि काव्य सृजन जो है, यानी प्लेटो का जो, क्योंकि अनुकरण का सिद्धांत दिए हैं और अनुकरण का सिद्धांत के अनुसार उनका मानना है कि जो कवि होता है वो काव्य सृजन जो करता है, काव्य रचनाएं करता है, वो दैवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। ये प्लेटो का मानना था। यानी प्लेटो ने काव्य देवी को, एक भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु। एक है कि प्लेटो के अनुसार जो कवि है वो काव्य चिंतन करता है, यानी काव्य सृजन जो करता है वह किसके कारण, तो देवी शक्तियों के कारण से प्रेरित होकर करता है। और आगे प्लेटो कहते हैं जो काव्य देवी है वही क्या है, तो म्यूजेज है। क्या है, म्यूजेज है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि प्लेटो ने काव्य देवी को क्या कहा है, तो म्यूजेज कहा है। क्या कहा है, म्यूजेज। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु सभी परीक्षा की दृष्टि से। प्लेटो ने काव्य के 3 भेद बताए। कितने भेद बताए हैं, 3 भेद। कौन कौन है, पहला है अनुकरणात्मक, इसमें नाटक को उन्होंने शामिल किया है। इसको शामिल किया है, नाटक को शामिल किया है जिसमें प्रहसन है। दूसरा है वर्णात्मक, वर्णात्मक में उन्होंने प्रगीत को शामिल किया है। किसे शामिल किया है, प्रगीत को। और मिश्र में किसे शामिल किया, महाकाव्य को शामिल किया है। तो प्लेटो ने काव्य के 3 भेद किए। एक में नाटक संबंधित जो भी अनुकरणात्मक ने नाटक संबंधित जो भी है काव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किए, वर्णात्मक में प्रगीत को शामिल किए और मिश्र में महाकाव्य को शामिल किए। यहाँ एक प्रश्न जरूर बन रहा है कि प्लेटो ने काव्य के कितने भेद किए थे, तो 3 भेद। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, कला के संदर्भ में प्लेटो ने कहा है, यानी कला के संदर्भ में प्लेटो ने क्या कहा है कि किसी भी कवि या कलाकार के अंदर पहले विचार आता है। पहले क्या आता है, विचार आता है, फिर वस्तु आती है और कला का रूप लेती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी उनका मानना है कि जो भी कवि होता है उसके अंदर सबसे पहले विचार आता है और जब उसके अंदर विचार आता है तब वस्तु आती है और वस्तु आने के बाद कला का रूप ले लेती है। इसलिए उन्हें विचार,
वस्तु, और कला को माना है पहले विचार आता है, विचार आने के बाद वस्तु आता है, और जब ये दोनों का मिलन होता है तो फिर कला का निर्माण होता है, उनका मानना था। प्लेटो ने प्रगीत के भी 3 अंग माने। प्रगीत के कितने अंग माने हैं? 3 अंग, शब्द, माधुर्य और लय। प्रगीत की हम चर्चा किए थे ऊपर में कि प्लेटो ने काव्य के 3 भेद किए। एक भेद है वर्णात्मक, जिसमें प्रगीत शामिल है। क्या है? प्रगीत शामिल है। तो उसी प्रगीत को उन्होंने कितने भेद अंग किए हैं? तो 3 अंग माने हैं। कौन कौन? तो एक शब्द, दूसरा माधुर्य, तीसरा लय। प्लेटो ने कला के भी 2 आधार, दर्शन और प्रयोजन माने हैं। प्लेटो ने कला के कितने आधार माने? 2 आधार माने हैं। और कौन कौन आधार है? दर्शन और प्रायोजन है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बोलते हैं, प्लेटो काव्य चिंतक के साथ साथ एक कवि थे। प्लेटो जो थे वो काव्य चिंतक के साथ साथ एक कवि थे। इनकी संपूर्ण कविताएं जो है ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में क्या है? सभी संकलित। यानी प्रश्न यहाँ भी बन सकता है, प्लेटो की संपूर्ण रचनाएं किसमें संकलित हैं? तो याद रखना ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स जो इनका जो बुक है उसी में सभी क्या हैं? सम्मिलित हैं। प्लेटो ने अपनी रचना इयोन में ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किए हैं। सभी महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा की दृष्टि से। तो प्लेटो ने अपनी रचना इयोन में, क्योंकि आपको बताए थे कि इनका जो प्रथम रचना इयोन है, कौन सी है? इयोन है। उसमें जो है ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किए। प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में, कौन सी रचना? रिपब्लिक, इनका ही रचना है। रिपब्लिक को हिंदी में गणतंत्र कह सकते हैं, में कहा है कि दास्ता, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये इनका कथन है और परीक्षा में आ सकता है, दास्ता मृत्यु से भी भयावह है। यह कथन किस पाश्चात्य चिंतक का है? तो यह जो कथन है वो प्लेटो का है। दास्ता यानी गुलामी जो है, यानी प्लेटो का मानना था गुलामी जो है मृत्यु से भी अधिक भयावह होता है। और यह बात उन्होंने रिपब्लिक जो इनका पुस्तक है उसमें ये चर्चा की है। अब प्लेटो के प्रमुख रचनाओं की चर्चा करते हैं। इयोन, क्रांतिलूस, गोर्गियास, फेद्रुस, फिलेबुस, गणतंत्र जिसको रिपब्लिक कहते हैं अंग्रेजी में, और लॉज, ये सभी क्या हैं? इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, दास्ता गुलामी से भी अधिक भयावह है। ये प्लेटो का महत्वपूर्ण कथन है और ये परीक्षा में आ सकता है, तो इसे आप याद कर लेना। वीडियो के बीच में कहीं अब आप जितने भी पाश्चात्य चिंतक है सभी का जो महत्वपूर्ण कथन है उसका हम एक जगह सबको एक जगह एकत्रित करके सभी के कथन को भी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, तो उसे भी आगे आप पढ़ेंगे। तो वीडियो क्लास से सभी जुड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो के बाद दूसरे जो पाश्चात्य काव्य चिंतक हैं अरस्तु। अरस्तु के बारे में चर्चा करते हैं। इनका जन्म 384 ईसा पूर्व मकदुनिया में हुआ था और मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुआ था। अब अरस्तु के गुरु कौन थे? तो प्लेटो थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। अब प्लेटो के गुरु की चर्चा हम किए ना, प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? तो सुकरात। प्लेटो के गुरु सुकरात और अरस्तु के गुरु प्लेटो। और शिष्य कौन था? तो अरस्तु का जो शिष्य था वो सिकंदर था। कौन था? सिकंदर। आगे अरस्तु का जो मूल नाम है, अरस्तु का मूल नाम क्या है? तो अरिस्टोटिलेस। अंग्रेजी में भी ये पूछ सकते हैं। अरिस्टोटिलेस जो है ये अरस्तु का ही मूल नाम है। अरस्तु ने 3 काव्य सिद्धांतों की चर्चा की है। कितने काव्य सिद्धांत की चर्चा किए हैं? तो 3 काव्य सिद्धांतों की पर विचार दिए हैं। एक अनुकरण का सिद्धांत, क्योंकि ये प्लेटो के शिष्य थे, तो प्लेटो का जो सिद्धांत है उसका भी इन्होंने क्या किया, तो उसे भी इन्होंने अपने जो काव्य चिंता है उसमें उन्होंने शामिल किया। तो अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। यानी अरस्तु ने 3 सिद्धांत दिए हैं, अनुकरण का, त्रासदी का और विरेचन का। अनुकरण का सिद्धांत तो आपको पता है कि प्लेटो द्वारा यह दिया गया है, तो अब इनका ये चेला थे, शिष्य थे, तो उनका सिद्धांत को भी लेकर चलेंगे। इसके अलावा उन्होंने त्रासदी का सिद्धांत पर उन्होंने चर्चा किया और विरेचन के भी सिद्धांत पर उन्होंने चर्चा किया। अब देखिए, अरस्तु ने अनुकरण को
सृजन की प्रक्रिया कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने अनुकरण को क्या कहा है? तो सृजन की प्रक्रिया कहा है। अरस्तु ने कवि को अनुकर्ता कहा है। देखिए, अरस्तु ने कवि को क्या कहा है? अनुकर्ता कहा है। अनुकरण को सृजन की प्रक्रिया कहा है और कवि को अनुकर्ता कहा है अरस्तु जी ने। अरस्तु ने अनुकरण के 3 भेद किए हैं। कौन कौन? महाकाव्य, दुखांतक और प्रहसन। अरस्तु ने अनुकरण के 3 भेद किए। कौन कौन? महाकाव्य, दुखांतक और प्रहसन। आगे है, अरस्तु दुखांतक के 6 अंग माने। कितने अंग माने हैं? 6 अंग। कौन कौन ये 6 अंग है? कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत और दृश्य। ये सभी क्या है? तो दुखांतक के 6 अंग है। अभी दुखांतक क्या है? तो अनुकरण के 3 भेद है, जिसमें एक महाकाव्य, दुखांतक और प्रहसन। ये सभी क्या है? तो रचनाओं से जुड़ी हुई हैं। आगे, अरस्तु ने विरेचन का सिद्धांत चिकित्सा शास्त्र के आधार पर किए हैं। यानी अरस्तु ने जो विरेचन का सिद्धांत पर विचार किए, चर्चा किए, विरेचन के सिद्धांत जो दिए हैं वो किसके आधार पर? तो चिकित्सा शास्त्र के आधार पर विरेचन के सिद्धांत पर वे चर्चा किए हैं। विरेचन के सिद्धांत में करुण और भय जैसी भावों के शुद्धिकरण पर बल दिया गया है। तो विरेचन का जो सिद्धांत है उसमें करुण और भय, ये 2 भावों की क्या किया गया? शुद्धिकरण पर विचार दिया गया है। अरस्तु ने किसी वस्तु की निर्माण को ठीक तरह से समझने के लिए घड़ा निर्माण प्रक्रिया का उदाहरण दिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस प्रकार उन्होंने बताया है कि वस्तु का निर्माण किस प्रकार होता है। या फिर कह सकते हैं कवि जो है वो एक साहित्य में, एक कवि जो है वो जो रचना करता है वो किस प्रकार करता है, उसके बारे में एक वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया द्वारा समझाने का प्रयास किए। तो सबसे पहले अगर कवि के रूप में चले, कवि के अंदर सबसे पहले कोई कारण प्रयोजन होता है, फिर उपादानकरण आता है, फिर निमित्तकरण होता है, और जब ये तीनों का जब मिश्रण होता है फिर क्या है? तत्व का निर्माण होता है। उसी प्रकार यहाँ बताए हैं, सबसे पहले जल है, जल एक प्रयोजन है, मिट्टी है जो उपादानकरण है, और निमित्तकरण जो है, निमित्तकरण कौन है? कुम्हार या चौक, जहाँ पर निर्माण होता है। तो जल और मिट्टी लेके कुम्हार फिर क्या करता है? उसको चौक के मदद से क्या करता है? उसका निर्माण करता है। निर्माण होने के बाद घड़ा का निर्माण होता है। तो देखिए, घड़ा का निर्माण किस प्रकार होता है? जल मिट्टी दोनों मिला, उसके बाद कुम्हार क्या करता है? उसका निमित्तकरण होता है, उसका निर्माण करता है। जब निर्माण होता है तो क्या बन जाता है? घड़ा बन जाता है। तो वस्तु का निर्माण को ठीक तरह से समझने के लिए उन्होंने किसका उदाहरण दिए? तो घड़ा का। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आ सकता है कि अरस्तु ने वस्तु का निर्माण के लिए किसका उदाहरण दिए थे, यानी किस वस्तु का उदाहरण दिए थे? तो घड़ा का। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने काव्य दोषों के 5 आधार माने। यानी अरस्तु के अनुसार जो काव्य दोष है वो 5 आधार पे काव्य दोष माने जाते हैं। तो कौन कौन आधार हैं? पहला असंभव वर्णन, दूसरा अयुक्त वर्णन, तीसरा है अनैतिक वर्णन, चौथा है विरुद्ध वर्णन, और 5वां है शिल्पगत वर्णन। ये 5 काव्य दोष हैं जो अरस्तु ने माने। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति का अनुकरण है। अरे, अरस्तु के अनुसार जो कला है वो कला क्या है? तो प्रकृति का ही अनुकरण है। जबकि प्लेटो ने कहा था कला अनुकरण का अनुकरण है। प्लेटो ने क्या कहा था? कला अनुकरण का अनुकरण है, जबकि अरस्तु ने कहा है कला प्रकृति का अनुकरण है। देखिए, सभी का अलग अलग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने प्रकृति के 6 अर्थ माने। कितने अर्थ माने हैं? तो अरस्तु ने प्रकृति के 6 अर्थ माने। अब अरस्तु के प्रमुख रचनाओं की चर्चा करते हैं। पहला है परिपोइएतिकेस। ये पहला इनका महत्वपूर्ण रचना है, परिपोइएतिकेस। यह काव्य शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो काव्य शास्त्र से। यानी परिपोइएतिकेस जो है वो काव्य शास्त्र से संबंधित है। दूसरा है तेखनेस रितोरिकेस जो है भाषा शास्त्र का इसमें विवेचन किया गया। यानी इस रचना में भाषा शास्त्र का विवेचन किया गया। जबकि पेरिपोइएतिकेस में जो है
काव्य शास्त्र से संबंधित ये किताब, इसमें काव्य शास्त्र के संबंधित चिंतन किया गया है। तीसरा है वसीयतनामा। वसीयतनामा भी किनका रचना है? तो अरस्तू का ही है। यह जो है दास प्रथा से मुक्ति संबंधी घोषणा पत्र है। वसीयतनामा जो है वो दास प्रथा से मुक्ति हेतु एक घोषणा पत्र है। अरस्तू के ग्रंथों की रचना 400 बताई गई हैं, परंतु जो वर्तमान में जो रचनाएं हैं वो कितनी हैं? तो 3 है। पेरीपोइएतिकेस, टेखनेस रिकेस और वसीयतनामा। ये 3 क्या है? तो वर्तमान में है। बाकी इनकी रचनाओं की संख्या कितनी बताई गई है? तो 40 बताई गई है। अगले काव्य चिंतक हैं लोंजाइनस। इनका जन्म जो है ईसा के प्रथम या तृतीय शताब्दी के लगभग में माना जाता है। लोंजाइनस का अन्य नाम है क्या है? तो लोंगिनुस भी लोंजाइनस को कहा जाता है। और इन्होंने उदात सिद्धांत का प्रतिपादन किए। यानी लोंजाइनस किस सिद्धांत के बारे में विचार के किस सिद्धांत को दिए हैं? तो उदात सिद्धांत को। किस सिद्धांत को? उदात सिद्धांत को दिए हैं। अब यहाँ है प्लेटो ने दिया अनुकरण का, अरस्तु ने दिया विरेचन का और लोंजाइनस ने दिया उदात का। इन्होंने उदात के 5 स्रोत बताए हैं। उदात सिद्धांत का प्रतिपादन के 5 स्रोत बताएं। कौन कौन स्रोत हैं? पहला है महान धारणाओं की क्षमता विचारों के संदर्भ में है। दूसरा है प्रबल एवं अंतः प्रेरित भाव। तीसरा है अलंकारों का समुचित प्रयोग। चौथा है उत्कृष्ट भाषा और पंचवां है रचना की गरिमा एवं उत्कर्ष। तो उदात के 5 स्रोत कौन कौन बताए? 5 स्रोत की हम चर्चा किए। जिनको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा। और जेएसएससी यानी जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे सहायक आचार्य का हो, चाहे जेटेट का हो, या फिर झारखंड के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका पेपर 2 हिंदी है, तो पेपर 2 हिंदी का हस्तलिखित नोट्स मेरे पास उपलब्ध है। यानी संपूर्ण टॉपिक का नोट्स है जो हस्तलिखित है। और उसे पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे जुड़ेंगे और वहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा आपको किस प्रकार पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं? तो वहाँ से भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए कुछ आपको पे करने होंगे, तो उसकी सारी जानकारी आपको हमसे जुड़ने के बाद मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उदात का निरूपण सर्वप्रथम केकिलियुस ने किया था। यानी उदात का जो निरूपण है वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो केकिलियुस ने किया था। लोंजाइनस ने उदात के 3 विरोधी तत्व बताए। देखिए, लोंजाइनस ने उदात के 3 विरोधी तत्व भी बताए। कौन कौन? तो पहला है शब्दाडंबर, बालिशता और भावाडंबर। पहला शब्दाडंबर, दूसरा बालिशता और तीसरा भावाडंबर। ये 3 उदात के विरोधी तत्व लोंजाइनस ने बताए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, लोंजाइनस ने उदात की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया। किसको सर्वाधिक महत्व दिया? उनका मानना है उदात की उत्पत्ति जो है प्रतिभा के कारण ही होती है, इसलिए लोंजाइनस ने उदात की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया। अब इनकी एक मात्र प्रमुख रचना है जो परीक्षा में हो सकता है पूछ दे। तो इनका जो प्रमुख रचना है हुपियुसुस जो है इनका प्रमुख रचना है। पेरीहुपियुसुस जो है इनका प्रमुख एक रचना है। इसका प्रथम प्रकाशन 1544 ईस्वी में इतालवी विद्वान रोबे रतेलो ने किया था। इस ग्रंथ में कुल 44 अध्याय हैं। यानी पेरीहुपेसुस में कितने अध्याय हैं? तो 44 अध्याय हैं। और इसमें जो है उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है। यानी इसमें किस पुरुष में लिखा गया है इसको? तो उत्तम पुरुष में। और इस ग्रंथ में अलंकार, शब्द, रूप, बिंब आदि का भी निरूपण किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका एक महत्वपूर्ण रचना है लोंजाइनस का, वो कौन सा है? तो पेरीहुपेसुस है इनका एक प्रमुख रचना है।
अब लॉन्जाइनस का भी एक प्रमुख कथन है, इसी एक जगह हम सभी के कथनों को लिए हैं क्योंकि परीक्षा में एक कथन तो निश्चित ही आने वाला है। तो इनका जो कथन है उदात्त के प्रति क्या है, तो उदात्त जो है महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। उन्होंने माना है, उन्होंने कहा है उदात्त जो है वो महान आत्मा की क्या है, तो प्रतिध्वनि है। अगले पाश्चात्य विचारक को देखते हैं जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1770 ईस्वी का क्रमाउथ इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के रहने वाले थे जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और मृत्यु 1850 ईस्वी रिडाल इंग्लैंड में ही हुआ था क्योंकि इंग्लैंड के ही रहने वाले थे। अब विलियम वर्ड्सवर्थ के से जुड़े जितने महत्वपूर्ण तथ्य उसको सबको देखते हैं एक एक बिंदु को। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इनका मूल रूप से एक कवि थे। क्या थे, तो ये मूल रूप से एक कवि थे। ये कोलरिज के अच्छे मित्र थे। किसके अच्छे मित्र थे, कोलरिज भी एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रमुख चिंतक के रूप में है। तो एक कोलरिज के अच्छे मित्र थे। अब वर्ड्सवर्थ की पहला काव्य संग्रह कौन सा है, तो एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज है जो 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका पहला काव्य संग्रह है। इनकी रचना लिरिकल बैलेड्स जो 4 संस्करणों में है उसी में सारे इनकी रचना क्या है, प्रकाशित है। किनका, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का। आगे वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के 3 मान्यताएं बताए हैं। वो 3 मान्यताएं क्या हैं काव्य भाषा के, तो पहला है काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग। ठीक है, 3 मान्यताएं क्या क्या बताएं, तो काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होनी चाहिए, ये उनका मानना। तभी जब काव्य ग्रामीणों के बीच जाएगा तो उन्हें समझ में आएगा। दूसरा वो बताए हैं काव्य और गद्य की भाषा में कोई भेद नहीं होता है। ये भी माने हैं कि काव्य की भाषा और गद्य की भाषा उसमें कोई अंतर, कोई भेद नहीं होता है। और तीसरा काव्य भाषा के रूप में एक मान्यता दी है कि प्राचीन कवियों का जो भावोद्बोध जितना सहज था उसकी भाषा उतनी ही आसान। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 3 मान्यताएं काव्य भाषा से संबंधित उनका है। अब इनका प्रमुख रचना की चर्चा करते हैं। तो ये जो इनका प्रथम काव्य संग्रह है ये 1793 में आया। अब दूसरा इनका है लिरिकल बैलेड्स 1798 में। यह जो है यह स्वच्छंदवादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ड्सवर्थ की वह कौन सी रचना है जो स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है, तो वो कौन है, लिरिकल बैलेड्स है। आप देखिए ये भी प्रश्न आ सकता है, जो लिरिकल बैलेड्स है वो 4 संस्करण में निकला है। यानी लिरिकल बैलेड्स के कितने संस्करण है, 4 संस्करण है। प्रथम संस्करण 98 में, द्वितीय 1800 ईस्वी में, तृतीय 1802 में और चतुर्थ 1815 में। तो 4 संस्करणों में लिरिकल बैलेड्स जो है संकलित प्रकाशित हुआ है। अब अगले जो पाश्चात्य काव्य चिंतक है उनका नाम है मैथ्यू, थोड़ा सा रुक जाइएगा, हाँ, अगले काव्य चिंतक है जिनका नाम है मैथ्यू आर्नल्ड। इनका जन्म 24 दिसंबर 1822 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 15 अप्रैल 1888 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम क्या था, तो मैथ्यू आर्नल्ड के पिता का नाम थॉमस आर्नल्ड था। मैथ्यू आर्नल्ड एक कवि, निबंधकार और आलोचक थे। क्या थे, एक कवि थे, निबंधकार भी थे और आलोचक भी थे। 1857 ईस्वी में इनकी नियुक्ति ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कविता के प्रोफेसर पद पर हुई। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछ सकता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कविता के प्रोफेसर पद पर मैथ्यू आर्नल्ड की नियुक्ति कब हुई, तो 1857 ईस्वी में। काव्य संबंधी आर्नल्ड और अरस्तु के विचार समान है। यानी काव्य संबंधी जो है आर्नल्ड के विचार और अरस्तु के विचार क्या है, दोनों लगभग एक समान है। आर्नल्ड का काव्य चिंतन जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक समीक्षा से संबंधित है। यानी आर्नल्ड ने जो काव्य चिंतन, काव्य के प्रति जो विचार दिए हैं, चिंतन किए हैं, वो सामाजिक और सांस्कृतिक समीक्षा से संबंधित है। मैथ्यू आर्नल्ड मध्यम वर्ग और निर्धन वर्ग को शिष्ट बनाने में काव्य को सबसे शक्तिशाली मानते हैं। यानी उनका मानना है, मैथ्यू आर्नल्ड का मानना है
जो मध्यम वर्ग है या फिर जो निर्धन वर्ग है उसको शिष्ट बनाने में काव्य ही सबसे शक्तिशाली है। उसी के माध्यम से मध्यम वर्ग और निर्धन वर्ग क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, शिष्ट बन सकता है। बहुत ही बढ़िया इनका विचार था। आगे, मैथ्यू आर्नल्ड साहित्य का मूल रूप जीवन की आलोचना को मानते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैथ्यू आर्नल्ड जो है साहित्य का मूल रूप किसे मानते हैं, तो जीवन की आलोचना को। जीवन की आलोचना को क्या मानते हैं, काव्य का मूल रूप। अब इनका प्रमुख कथन है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, काव्य जीवन की आलोचना है। कम से कम इतना जरूर याद रखना, काव्य जीवन की आलोचना जहां लिखा मिल जाएगा, किस पाश्चात्य काव्य चिंतक का कथन है, तो यह जो कथन है मैथ्यू आर्नल्ड का है। और तो उन्होंने कहा है काव्य जीवन की आलोचना है और यह आलोचना काव्य सत्य एवं यह आलोचना जो है काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य के नियमों द्वारा निर्धारित परिस्थितियों में होती है। ये किनका कथन है, तो मैथ्यू आर्नल्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार आलोचक या समीक्षक का जो प्रमुख उद्देश्य है, रचनाओं का सर्वोत्तम को मानवों तक पहुंचाना। देखिए कितना भी महत्वपूर्ण ये मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो कहे हैं। उनका मानना है, उनका कहना है कि जो आलोचक या समीक्षक होता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। जो आलोचक होता है समीक्षक, उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि रचनाओं की सर्वोत्तम को, यानी रचनाओं की सर्वोत्तम को क्या करना है, मानवों तक पहुंचाना है। और मानव तक जब ये जाएगा तो मानव क्या होंगे, मानव आगे बढ़ेंगे, मानव शिष्ट होंगे। ऐसा मैथ्यू आर्नल्ड का मानना। यही बात को यहाँ भी वो बताए हैं। इसी बात को अगर देखा जाए तो यही बात यहाँ भी है। मैथ्यू आर्नल्ड के माध्यम से उन्होंने माना है कि जो मध्यम वर्ग है और निर्धन वर्ग है उसको शिष्ट कौन बना सकता है, तो उसको शिष्ट बनाने में जो काव्य है उसी का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, ऐसा वो मानते हैं। इसलिए इसी बात को बोले हैं कि आलोचक या समीक्षक का जो प्रमुख उद्देश्य है वो रचनाओं को सर्वोत्तम बनाना, ताकि मानवों तक पहुंच सके। अब यहाँ बताइए वो सर्वोत्तम कब होगा, जब उसकी भाषा कैसी होगी, जब उसकी भाषा ग्रामीणों से जुड़ी होगी। यानी ग्रामीणों से जब काव्य की भाषा जुड़ी होगी तो काव्य जो है ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मध्यम वर्ग या फिर जो निर्धन वर्ग है उनके पास पहुंचेगी तो उन्हें समझ में आएगा, उनकी भाषा में होनी चाहिए। आगे, आर्नल्ड द्वारा आलोचना की परिभाषा। यानी आर्नल्ड ने आलोचना की परिभाषा इस प्रकार दिए हैं, समीक्षा संसार में जो भी उत्तम ज्ञान और चिंतन है उसके अधिनियम एवं प्रचार का और भी प्रकार से ताजा एवं सच्चे विचारों के प्रभाव से संस्थापन का प्रयास है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है उनका ये आलोचना के प्रति एक कथन है। समीक्षा संसार में जो भी उत्तम ज्ञान और चिंतन है उसके अधिनियम एवं प्रचार और भी प्रकार से ताजा एवं सच्चे विचारों को प्रभाव से संस्थापन का प्रयास है। ये आलोचना संबंधित आर्नल्ड का क्या है, तो विचार है। आप देखिए वर्ड्सवर्थ ने समीक्षात्मक शक्ति को निम्न कोटि के बताए, परंतु आर्नल्ड ने समीक्षा को उच्च कोटि के माने। अब देखिए समीक्षा को वर्ड्सवर्थ ने क्या माने थे, निम्न कोटि, जबकि मैथ्यू आर्नल्ड क्या मानते हैं, उच्च कोटि है। क्या है, उच्च कोटि है। आगे, आर्नल्ड ने दो प्रकार की साहित्यिक शक्तियों की चर्चा की है। पहला सृजनात्मक शक्ति, और ये सृजनात्मक शक्ति जो है वो मानवों से संबंधित है, क्योंकि मानव जो है वो सृजनशील होता है और सृजन करता ही रहता है। इसीलिए आर्नल्ड ने दो प्रकार के साहित्यिक शक्तियों की चर्चा की, जिसके माध्यम से कवि या कलाकार जो होता है वो काव्य की रचना करता है। तो वो पहला है काव्य सृजनात्मक शक्ति, यानी ये मानवों से संबंधित है और मानव के बारे में आपको पता है मानव सृजनशील होता है और कुछ न कुछ सृजन करते रहता है। दूसरा है समय शक्ति। तो दो चीज की चर्चा किए साहित्यिक शक्तियों के अंतर्गत। मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार इनका जो प्रमुख कथन है जो परीक्षा में पूछ सकता है, कला ही मानव जीवन में परम आनंद की अनुभूति है। ये मैथ्यू आर्नल्ड का महत्वपूर्ण कथन है परीक्षा की दृष्टि से। कला ही मानव जीवन में परम आनंद की अनुभूति है, ये मैथ्यू आर्नल्ड मानते हैं।
बीच में हम आपको जितने भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र के काव्य शास्त्रीय चिंतक है उनका जो प्रमुख कथन है काव्य के प्रति, वो सभी कथनों को हम एक जगह एकत्रित करके उसे भी आपको हम बताएंगे। तो वीडियो क्लास से सभी जुड़े रहेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा से जुड़े हुए सभी को हम लेकर आए हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। अब पीडीएफ नोट्स की चर्चा तो हम बीच में कर चुके हैं, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराना सही नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार कवि को ऐसे उत्कृष्ट विषय पर काव्य रचना करनी चाहिए जिससे मनुष्य की अस्थायी भावों को जागृत कर उसे प्रेरणा दी जा सके। देखिए कितना अच्छा बात बोले हैं। उनका मानना है जो कवि है जो काव्य रचना करता है, तो कवि को ऐसे उत्कृष्ट विषय पर काव्य रचना करनी चाहिए, यानी कवि को ऐसा उत्कृष्ट विषय चुनना चाहिए जिससे मनुष्य की अस्थायी भावों को जागृत की जा सके, यानी मनुष्य के अंदर जो अस्थायी भाव है वो जागृत की जा सके और उसे जागृत करके मनुष्य को क्या किया जा सके, तो प्रेरणा भी दी जा सके। कितना अच्छा बात मैथ्यू आर्नल्ड कहे हैं। अब मैथ्यू आर्नल्ड के प्रमुख रचनाओं की चर्चा करते हैं। तो पहला द स्टेड रेवलर 1849, एम्पेडोक्लस ऑन एटना 1852, पोयम्स बाय मैथ्यू आर्नल्ड 1853, फिर पोयम्स है जिसका दूसरा संस्करण है 1855, मेरोप 1855, न्यू पोएम्स 1857 और सोहराब एंड रुस्तम, ये सभी क्या है, तो इनका प्रमुख क्या है, तो मैथ्यू आर्नल्ड के प्रमुख रचनाएं हैं। अगले जो एक प्रकार से कवि भी कह सकते हैं या भी काव्य चिंतक भी कह सकते हैं, तो कौन है, टी.एस. इलियट। कौन है, टी.एस. इलियट। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। जन्म 26 सितंबर 1888 अमेरिका में हुआ था। गुरु कौन थे, तो आयरविंग बेबिट और जॉर्ज सांतायना, ये दो गुरु थे। किनके, तो टी.एस. इलियट के। आगे बढ़ते हैं। इलियट के अनुसार कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें भोक्ता और स्रष्टा का अंतर उतना ही क्या होगा, स्पष्ट होगा। ये इलियट मानते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, इलियट ने रुचि परिष्कार को आलोचना का महत्वपूर्ण प्रयोजन माने। इलियट ने जो रुचि है, रुचि परिष्कार को क्या माने हैं, आलोचना का महत्वपूर्ण प्रयोजन माने। इलियट के अनुसार ये भी इनका महत्वपूर्ण कथन है परीक्षा के दृष्टि से, क्योंकि जो महत्वपूर्ण कथन है उस सभी कथनों को हम एक जगह भी किए हैं ताकि आपको परीक्षा में अगर कथन से प्रश्न आए तो आप देखते ही बता दें कि यह किनके द्वारा कहा गया कथन है। तो इलियट का कथन है काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। क्या कहे हैं, काव्य श्रेष्ठ क्या है, मनोरंजन है। आगे द सेक्रेड वुड, ध्यान दीजिएगा, द सेक्रेड वुड जो है वह इलियट का प्रथम आलोचनात्मक कृति है। कौन, द सेक्रेड वुड। इलियट का मूर्त विधान भारतीय रस सिद्धांत का व्यापार है। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। इलियट का मूर्त विधान जो है वो भारतीय रस सिद्धांत का व्यापार है। आगे इलियट ने मूर्त विधान और संवेदनशीलता का असाहचर्य का सिद्धांत का प्रवर्तन किए। यानी इलियट का जो सिद्धांत है, उन्होंने कौन कौन सिद्धांत दिए, दो सिद्धांत दिए। कौन कौन, तो मूर्त विधान और दूसरा है संवेदनशीलता का असाहचर्य सिद्धांत। ये दो सिद्धांत कौन दिए, तो इलियट ने दिए। इलियट के अनुसार बुद्धि पक्ष और हृदय पक्ष, ध्यान दीजिएगा, इलियट ने के अनुसार बुद्धि पक्ष यानी विचार और हृदय पक्ष यानी भाव में कोई अंतर नहीं है। यानी उन्होंने विचार और भाव में कोई अंतर नहीं बताए हैं। यानी दोनों में क्या बोले, दोनों में कोई भेद नहीं है। यानी बुद्धि पक्ष का मतलब विचार हो गया और हृदय पक्ष का मतलब हो गया भाव, अर्थात विचार और भाव में इलियट के अनुसार कोई अंतर नहीं है। इलियट ने 3 वॉइसेज ऑफ पोएट्री नामक निबंध में काव्य के 3 स्वर बताए। याद रखना, इलियट ने
एक निबंध लिखा। निबंध का नाम क्या है? थ्री वॉइसेज ऑफ पोएट्री, ये इनका निबंध है। इस निबंध में उन्होंने काव्य के 3 स्वर बताए, प्रथम स्वर, द्वितीय स्वर और तृतीय स्वर। प्रथम स्वर में क्या बोले हैं? जब कवि स्वयं को संबोधित करता है, यानी प्रथम स्वर में बोले हैं कि जब कवि स्वयं को संबोधित करता है तो उसको क्या कहते हैं? उसे प्रथम स्वर के अंतर्गत रखते हैं, यानी इलियट जी। दूसरे द्वितीय स्वर के अंतर्गत कहते हैं जब कवि पाठकों को संबोधित करता है, जब कवि पाठक जो पढ़ने वालों को संबोधित करता है उसे द्वितीय स्वर में रखे हैं, और जब कवि सीमा के भीतर की बात करता है तृतीय स्वर के अंतर्गत रखें। यानी थ्री वॉइसेज ऑफ पोएट्री इनका एक निबंध है। इसमें काव्य के 3 स्वर बताए हैं, प्रथम स्वर, द्वितीय स्वर, तृतीय स्वर। प्रथम स्वर में बोले हैं कि कवि स्वयं को संबोधित करता है, द्वितीय स्वर में कवि पाठकों को संबोधित करता है, और तृतीय स्वर में कवि सीमा के भीतर की बात कहता है। अब इलियट के महत्वपूर्ण कथन है, इसे भी देख लेते हैं। पहला है, मैं राजनीति में राजतंत्रवादी, धर्म में एंग्लो कैथोलिक और साहित्य में क्लासिकवादी है ना, क्लासिकवादी हूँ, ये उनका मानना है। वो कहते हैं अपने आप के बारे में कि मैं राजनीति में राजतंत्रवादी हूँ, धर्म में एंग्लो कैथोलिक हूँ और साहित्य में क्लासिकवादी हूँ, ये इलियट कहते हैं। फिर आगे आलोचना के बारे में कहते हैं, जो सच्ची आलोचना है, अर्थात वो कहते हैं सच्ची आलोचना तथा संवेदात्मक परिसंसा का लक्ष्य जो है वह क्या है? कवि नहीं है बल्कि काव्य है। ये उनका कथन है कि सच्ची आलोचना तथा संवेदात्मक परिसंसा का जो लक्ष्य है वह कवि नहीं है बल्कि क्या है? काव्य है। क्या है? काव्य है। आगे एक और इनका महत्वपूर्ण कथन है, कलाकार की प्रगति सततः आत्मोत्सर्ग है। ये भी क्या है? तो इन्हीं का प्रमुख कथन है। तो अभी हम इलियट के प्रमुख कथनों को देखें। अब इलियट के प्रमुख रचनाओं की भी चर्चा करते हैं। द सेक्रेट वुड इनका प्रथम रचना है 1920 ईस्वी। दूसरा है एलिजाबेथन एसेज। तीसरा है द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिज्म। फिर है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ये जो है याद रखिएगा, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट जो है, ये जो है इनका द सेक्रेट वुड में ही संकलित ये रचना है। आगे होमेज टू जॉन ड्राइडन, ये भी इनका रचना है, और सेलेक्टेड एसेज ये भी इन्हीं का प्रमुख रचना है। ये सभी क्या है? सभी इलियट के प्रमुख रचनाएं हैं। अब अगले जो पश्चात काव्य शास्त्री जो चिंतक हैं वो कौन हैं? ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड, इनके बारे में चर्चा करते हैं। जन्म 1893 इंग्लैंड में हुआ था और मृत्यु इनका 1979 में हुआ था। अंग्रेजी साहित्य में प्रथम बार सौंदर्य शास्त्र के व्यापक और व्यवस्थित निर्माण करने का श्रेय किनको जाता है? तो यह रिचर्ड को ही जाता है। याद रखना, रिचर्ड्स को अंग्रेजी साहित्य में प्रथम बार सौंदर्य शास्त्र के व्यापक और व्यवस्थित निर्माण करने का श्रेय जाता है। रिचर्ड्स के अनुसार सौंदर्य वस्तुनिष्ठ न होकर पाठक वर्ग के मन पर पड़ने वाला प्रभाव है। कितना महत्वपूर्ण बात वो बोले हैं, जो सौंदर्य है वस्तुनिष्ठ न होकर पाठक वर्ग के मन पर, जो पाठक वर्ग हैं उनके मन पर पड़ने वाला क्या है? प्रभाव है। पाठक वर्ग का मतलब समझे, पढ़ने वाले जो कविताओं को पढ़ा करते हैं। आगे रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना जो है मनोविज्ञान की एक शाखा है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि किसने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा माना है? तो रिचर्ड्स ने माना है। रिचर्ड्स ने मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत पर काव्य चिंतन किया। उन्होंने कौन कौन सिद्धांत दिए हैं? तो रिचर्ड्स ने मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत को दिए हैं। ये दो सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो रिचर्ड्स के द्वारा दिया गया है। मूल्य सिद्धांत क्या है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो मूल्य सिद्धांत में हर वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करे मूल्यवान है। यानी मूल सिद्धांत में उनका मानना है वह हर वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करे वह क्या है? तो वह मूल्यवान है।
और संप्रेषण सिद्धांत में विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। वो कहे हैं विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। यह रिचर्ड का क्या है, तो ये कथन है संप्रेषण सिद्धांत। तो दोनों सिद्धांत के बारे में चर्चा हो गया। मूल सिद्धांत में बोले हैं हर वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करे मूल्यवान है, ये मूल सिद्धांत में कहे हैं। और संप्रेषण में क्या बोले हैं, तो संप्रेषण में बोले हैं कि विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही क्या है, तो संप्रेषण है। आगे रिचर्ड्स ने आलोचना के दो भेद किए हैं। एक का नाम दिया आलोचनात्मक, दूसरा प्राविधिक। आलोचनात्मक का मतलब हुआ अनुभूति के मूल्य का वर्णन, यानी आलोचनात्मक में उन्होंने अनुभूति के मूल्य के वर्णन किए हैं, जबकि प्राविधिक में वो कहें कि अनुभूति के साधन का वर्णन। यानी उनका मानना है कि आलोचना का दो भेद, एक आलोचनात्मक एक प्राविधिक। आलोचनात्मक में अनुभूति के मूल्य का वर्णन और प्राविधिक में अनुभूति के साधन का, एक में मूल्य का वर्णन और एक में अनुभूति के साधन का वर्णन। रिचर्ड्स ने आवेग के आधार पर काव्य के दो भेद किए हैं। देखिए आवेग के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं, तो दो भेद किए हैं। आलोचना के भी दो भेद किए, तो यहाँ आवेग के आधार पर काव्य के भी दो भेद किए। पहला अपवर्जी काव्य और दूसरा अंतर्वेशी काव्य। अपवर्जी काव्य में क्या बोले हैं, जिसमें एक ही भाव का वर्णन हो, जिसमें एक ही भाव का वर्णन हो अपवर्जी काव्य है, और जिसमें विरोधी भावों का वर्णन है उसे अंतर्वेशी काव्य वो माने हैं। तो काव्य को आवेग के आधार पर दो प्रकार से दो भेद दिए हैं, अपवर्जी और अंतर्वेशी। रिचर्ड्स ने भाषा के भी दो रूप बताए। देखिए सब दो दो माने हैं, भाषा के भी दो रूप, काव्य के भी दो भेद, किसके आधार पर, आवेग के आधार पर, आलोचना के भी दो भेद। अब भाषा के दो रूप, वैज्ञानिक भाषा और रागात्मक भाषा। अब आगे रिचर्ड्स ने अर्थ के चार प्रकार माने। रिचर्ड्स के अनुसार अर्थ के कितने प्रकार हैं, तो चार प्रकार हैं। वो चार प्रकार कौन कौन है, मुख्यार्थ, भावना, वचन भंगी और उद्देश्य। ये चार अर्थ के क्या है वो प्रकार माने। अब इनका प्रमुख कथन है उसकी चर्चा करते हैं। कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करे मूल्यवान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका कथन। कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्टि करे मूल्यवान है। अन्य मूल्य का जो सिद्धांत दिए उसके आधार पर ये बताएं। आगे संप्रेषण का अर्थ ना तो अनुभूति का अथावत अंतरण है और ना दो व्यक्तियों के बीच की अनुभूति है। ये संप्रेषण के सिद्धांत में यह बात को बताएं। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की चर्चा करते हैं। दी प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म, ये 1924 में इनका प्रकाशन है। फिर है प्रैक्टिकल क्रिटिज्म, 1929 में इसका प्रकाशन है। अगला साइंस एंड पोएट्री, 1926 में प्रकाशन है। और दी फिलॉसफी ऑफ रेटारिक, 1936 में इसका प्रकाशन हुआ है। अब हम पाश्चात्य काव्य चिंतकों के महत्वपूर्ण कथन को हम यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि हम बताए थे आपको जितने भी पाश्चात्य काव्य चिंतक हैं उनका जो काव्य के प्रति जो महत्वपूर्ण कथन है तो परीक्षा में निश्चित आएगा, तो सबको हम एक जगह एकत्रित करने का प्रयास किए। सबसे पहले प्लेटो का दो कथन महत्वपूर्ण है, दोनों को देख लेते हैं। एक है प्लेटो ने कला का अनुकरण होने से सत्य को 3 गुना दूर कहे हैं। और एक बात और कहे जो सबसे महत्वपूर्ण है, यही परीक्षा में पूछ सकता है, दास्ता मृत्यु से भी भयावह है। दास्ता क्या है, मृत्यु से भी भयावह है, यह कथन प्लेटो का है। अगला महत्वपूर्ण कथन है अरस्तु जी का। अरस्तु जी क्या बोले हैं, तो वे काव्य शास्त्र के प्रति चिंतन करते हुए उनका जो महत्वपूर्ण कथन है, कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। ये किनका कथन है, तो यह कथन जो है वह अरस्तु जी का है। आगे देखिए लोंजाइनस का क्या कथन है, तो लोंजाइनस कहते हैं उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। उदात्त जो है महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। अब ड्राइजन का क्या महत्वपूर्ण कथन है काव्य के प्रति, तो उन्होंने काव्य के प्रति अपना विचार जो दिए वो कहे हैं
उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है। यह कथन किनका है? तो उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है, यह कथन ड्राइजन का है। अब वर्ड्सवर्थ का क्या कथन है? कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। ये किनका कथन है? तो वर्ड्सवर्थ का कथन है। आगे कोलरिज का कथन क्या है? तो कोलरिज का कथन है भाषा मानव मन का शास्त्रगार है। भाषा क्या है? तो मानव मन का शास्त्रगार है। ये कोलरिज का कथन है। और मैथ्यू आर्नल्ड का कथन क्या है? तो मैथ्यू आर्नल्ड का कथन है काव्य जीवन की आलोचना है। काव्य क्या है? काव्य जीवन की आलोचना है। यह कथन किनका है? तो मैथ्यू आर्नल्ड का है। तो हम सभी जितने भी पश्चात काव्य शास्त्र के जितने भी काव्य चिंतक थे, उनका महत्वपूर्ण कथन जो है, काव्य के प्रति जो विचार, जो कथन दिए हैं, उसको यहाँ से एक प्रश्न तो निश्चित है कि परीक्षा में आपको निश्चित ही आएगा। तो यह वीडियो क्लास मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतर लगा होगा। आपको पुनः अंतिम बता दूं कि जिन JSSC का जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा का, जो झारखंड के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उनका CGL हो, सहायक आचार्य हो, या फिर JTET की तैयारी अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, या फिर झारखंड में जितना भी प्रतियोगी परीक्षा है, अगर JSSC से जुड़ा हुआ जितना भी प्रतियोगी परीक्षा है, अगर किसी का भी आप तैयारी कर रहे हैं और आप पेपर 2 लेना आपको अनिवार्य है, अगर पेपर 2 में आप अगर हिंदी लिए होंगे तो उसका संपूर्ण नोट्स जो है मेरे पास हस्तलिखित उपलब्ध है। उसे पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे सारे PDF प्राप्त करने हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।